कौन सा आईटीआर रिटर्न भरे, नई डेट क्या है, आईटीआर भरने की तारीखों में क्या बदलाव किए गए हैं, पुरानी टैक्स रिज्यूम नई टैक्स रिज्यूम में क्या अंतर है, कितने प्रकार के आयकर रिटर्न भरे जाते हैं, इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं, आईटीआर रिटर्न किन किन स्टेटस में भरा जाता है। इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तृत बात करेंगे। सबसे पहले जो एक वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरना प्रारंभ होते हैं। आयकर रिटर्नों में निरंतर बदलाव किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष से संबंधित 1 अप्रैल से आयकर रिटर्न भरना प्रारंभ होंगे। इसमें जो टैक्स रिजीम है और साथ ही साथ में आयकर विभाग द्वारा 7 प्रकार के आयकर रिटर्न इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें आईटीआर 1 से लेके तो आईटीआर 7 तक है। ये आईटीआर रिटर्न अलग अलग स्टेटस, अलग अलग इनकम सोर्स के लिए भिन्न भिन्न आईटीआर के रूप में भरे जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि इनकम के क्या क्या सोर्स होते हैं। एक व्यक्ति जब अपनी आजीविका चलाता है तो आयकर विभाग द्वारा इनकम के कुछ सोर्स निश्चित किए गए हैं, जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर कोई व्यक्ति कर्मचारी के रूप में कई सेवा देता है तो उनसे उनको जो सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, उसको इनकम फ्रॉम सैलरी आयकर विभाग द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। दूसरा इनकम का सोर्स है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी, चाहे वो रेसिडेंटल हो या कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए, किसी अन्य व्यक्ति को किराए से देता है तो ऐसी इनकम को आयकर विभाग द्वारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सोर्स के अंतर्गत इंट्रोड्यूस किया गया है। तीसरा जो इनकम का सोर्स है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर कोई व्यक्ति अपना स्वयं का धंधा करता है, कोई प्रोफेशन करता है, कोई किसी प्रकार के पेशे में कार्य करता है, तो आयकर विभाग द्वारा इसका जो इनकम का सोर्स है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। चौथा है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। इसमें अगर आपके पास में कोई भी स्थायी प्रॉपर्टी है और आप उसको एक निश्चित समय सीमा बाद बेचते हैं तो उससे जो भी इनकम होती है उसको इस सोर्स में घोषित करना होता है। इसको कहा जाता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसा व्यक्ति जिसको कि इस सोर्स के माध्यम से इनकम होती है, इसमें उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा बैंक में एफडी की गई, उससे उसको ब्याज मिल रहा है, सेविंग खाते पर ब्याज मिल रहा है, कहीं से डिविडेंड मिल रहा है, कोई लॉटरी से इनकम हो रही है, कमीशन की इनकम हो रही है, तो इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, या फिर किसी को गिफ्ट मिला है, तो ये सभी इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इनकम के ये 5 सोर्सेस होते हैं। किसी भी व्यक्ति को इन्हीं सोर्सेज के माध्यम से इनकम होती है। साथ ही साथ में जो आयकर रिटर्न इंट्रोड्यूस किए गए हैं 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक, तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी द्वारा जो इनकम होती है उनको आईटीआर 1 भरना पड़ता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आप आईटीआर 1 भी भर सकते हैं, और कुछ स्थिति में अगर एक से ज़्यादा मकान संपत्ति से आपको इनकम है तो आईटीआर 2 भरना होता है। आईटीआर 3 जो व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं उनको भरना होता है। आईटीआर 4 जो व्यक्ति बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हैं और आयकर विभाग द्वारा एक निश्चित जो एक प्रॉफिट निश्चित किया गया उस रेशो से अगर वो इनकम अपनी घोषित करते हैं तो उन लोगों को आईटीआर 4 भरना पड़ता है। साथ में अगला आईटीआर 5। आईटीआर 5 जो है तो पार्टनरशिप फॉर्म, एलएलपी आदि ये भर सकते हैं। आईटीआर 6 जिनकी कंपनी होती है उन कंपनी वालों को आईटीआर 6 भरना होता है। आईटीआर 7 में जो एनजीओ होते हैं, एनजीओ भी 3 प्रकार से काम करते हैं, जिसमें कि सेक्शन 8 कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होती है, आपकी सोसाइटी और ट्रस्ट। ये कंपनी, सोसाइटी और ट्रस्ट जो होते हैं एनजीओ के रूप में जो कार्य करते हैं उनको आईटीआर 7 भरना होता है। इसमें भी एक और मुख्य पॉइंट है कि जो एनजीओ, ट्रस्ट हो या सोसाइटी हो, अगर वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, उनको इनकम टैक्स की छूट प्राप्त नहीं है, तो उनको आईटीआर 7 की जगह आईटीआर 5 भरना पड़ता है। तो ये होगा कि इनकम के क्या सोर्स थे, कितने प्रकार के आयकर रिटर्न होते हैं और कौन सा आयकर रिटर्न किस इनकम सोर्स वाले को भरना पड़ता है। अब हम बात करेंगे स्टेटस की। एक व्यक्ति को
एक से अनेक स्टेटस में भी इनकम हो सकती है। जैसे कोई अकेला व्यक्ति कोई काम करता हो, जैसे कोई व्यक्ति कर्मचारी है, किसी नियोक्ता के काम करता है, तो वो अकेला व्यक्ति है, तो उसको इंडिविजुअल कहा जाएगा। इंडिविजुअल में एक व्यक्ति होता है या कोई व्यक्ति अपने स्वयं के नाम से कोई व्यवसाय धंधा करता है, तो उसका स्टेटस इंडिविजुअल होता है। आगे हम बात करेंगे एचयूएफ। कोई संयुक्त परिवार मिलकर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको एचयूएफ स्टेटस कहा जाता है। साथ ही साथ अगर कोई एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई पार्टनरशिप डीड बनाकर कार्य करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो वो पार्टनरशिप जो फर्म है उस स्टेटस में आयकर रिटर्न भरेगा। अगला स्टेटस है एलएलपी। कोई व्यक्ति एलएलपी के स्टेटस में भी कार्य कर सकता है। अगला कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। कोई व्यक्ति पब्लिक कंपनी बना के या प्राइवेट कंपनी बना के भी अपना व्यवसाय प्रोफेशन करता है। अगला स्टेटस है एनजीओ का। एनजीओ में कोई व्यक्ति सेक्शन 8 कंपनी बना के काम करता है, कोई ट्रस्ट बना के काम करता है, कोई सोसाइटी बना के काम करता है। तो ये अलग अलग स्टेटस है। एक व्यक्ति एक से अधिक स्टेटस में काम कर सकता है। कोई एक व्यक्ति है जो स्वयं के नाम से बिजनेस करता है इंडिविजुअल कैपेसिटी से, जिसको प्रोप्राइटर कहते हैं। उस स्थिति के साथ साथ वो एक अन्य व्यक्ति के साथ फर्म बना के भी काम कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के भी कार्य कर सकता है। किसी एनजीओ में एज ए ट्रस्टी, अगर मान लो कोई ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, एक व्यक्ति एक से अनेक जगहों अनेक स्टेटस में कार्य कर सकता है। मुख्य बात ये ध्यान रखना है कि हर स्टेटस का अपना एक अलग ही पैन कार्ड होता है। जैसे कोई प्रोप्राइटर होगा तो उसके स्वयं के नाम से पैन कार्ड बनेगा। एचयूएफ में एचयूएफ के नाम से पैन कार्ड बनेगा। साथ ही साथ में अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो उस पार्टनरशिप फर्म के नाम से पैन कार्ड बनेगा। कंपनी के नाम से पैन कार्ड बनेगा। कोई एनजीओ है, अगर ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के नाम से पैन कार्ड बनेगा। सोसाइटी है तो सोसाइटी के नाम से पैन कार्ड बनेगा। तो इस तरीके से हर जो स्टेटस है उस स्टेटस के अनुसार पैन कार्ड बनता है। अब सबसे मेन बात यह है कि जो तारीखें हैं, आयकर विभाग द्वारा प्रतिवर्ष आयकर रिटर्न भरना निर्धारित किया गया है। अगर एक निश्चित सीमा से अधिक व्यक्ति की इनकम होती है तो उसको आयकर रिटर्न भरना होता है। आयकर रिटर्न एक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भरा जाता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होकर 31 मार्च को, जो कि 12 महीने की होती है, उसकी समाप्ति के बाद 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 1 अप्रैल से यह आयकर रिटर्न भरा जाता है। इसमें जो विदाउट ऑडिट वाले केस होते हैं उसमें आयकर रिटर्न भरने की तारीख होती है 31 जुलाई। साथ ही साथ में अगर किसी बिजनेस एंड फर्म का ऑडिट हो रहा है तो उस स्थिति में ये तारीख आयकर विभाग द्वारा निश्चित की गई तारीखों पे आयकर रिटर्न भरना होता है। अब इसमें मेन चेंजेस कुछ इस प्रकार किए गए हैं, जो बदलाव हुआ है, नई डेट आई है उसमें कि जो टैक्स रिज्यूम है, अब आपका आयकर रिटर्न 2 टैक्स रिज्यूम जो आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई है उसमें से किसी भी एक में भर सकते हैं। पुरानी टैक्स रिज्यूम जिसमें कि इनकम टैक्स के एग्जम्पशन की लिमिट अलग है, उसमें आपके द्वारा जो वर्ष भर में इन्वेस्टमेंट आप करते हैं एटीसी से लेके एटीडी, एटीई, मेडिक्लेम वगैरह में, तो उसमें आप अगर इस इन्वेस्टमेंट की छूट लेना चाहते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में रिटर्न भरना होता है। साथ ही साथ में अगर आप ये डिडक्शन नहीं लेना चाहते तो आप नई टैक्स रिजिम में आपका आयकर रिटर्न भर सकते हैं। मुख्य चेंज ये है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में आयकर रिटर्न भरना चाहते हैं तो आप ये आयकर रिटर्न केवल 31 जुलाई तक ही भर सकते हैं। इसके बाद आप आपका आयकर रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं भर पाएंगे। अगर 31 जुलाई के बाद में आयकर विभाग द्वारा जो आयकर रिटर्न भरने की तारीख निश्चित की गई है उसके बाद अगर आप इसको बिलेटेड रिटर्न या फिर अपडेटेड रिटर्न के रूप में अगर भरना चाहे तो आप केवल नई टैक्स रिजिम में भर पाएंगे। तो इसका विशेष ध्यान रखें, ये मुख्य बदलाव हुआ है।
कि अब 2 टैक्स रिजिम में से अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में आप आयकर रिटर्न भरना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक आपका रिटर्न जरूर भर दें, इसके बाद आप ओल्ड टैक्स रिजिम में नहीं भर पाएंगे। दोस्तों, आज आपको हमने जानकारी दी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? और इस वीडियो में जानकारी जो आपको मिली है, अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करें और अन्य व्यक्तियों को भी इसको साझा करें ताकि उनको भी जानकारी हो। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।